मॉर्निंग स्नेहा सुविधा रोहिणी सीमा खुशी जीवन रचना राहुल राम अंबिका कुंजन दिनेश कैसे हैं आप सभी लोग? निधि राधेश्याम विनीता इंदु सुविधा अमृत अंबिका मैं ऑल्सो थैंक्स सुमित मैं ठीक हूँ प्रेम पूर्ण प्रेमिक सुखिंदर आप सभी का स्वागत है आज के क्षेत्र में कल्चरल एंड चेरी डायनेस्टी कल्चरली और चेरी वंश के संदर्भ में आज हेलो नीता मनाली सुष्मिता स्मृति मोनी गायत्री सपना निशा विजेंद्र पद्मा प्रीति मालविका शुभानी प्रिया सोनिया नमस्ते स्नेहा नमस्ते संजय प्रगति गायत्री जय हिंद गुड इवनिंग सर हाँ एग्जाम कैंसिल हो गया प्रताप साक्षी अच्छी बात है सभी प्रमोट हो जाएंगे अभी तक जितने बच्चों के बारे में हमने पढ़ा उसमें मैक्सिमम शाखाओं में किस वंश ने शासन किया था? सबसे अधिक ब्रांचेस किस वंश की थी? चलो यूजीसी ने कह दिया कि फाइनल एग्जाम अपने उनको पिछले क्लासेस के सेमेस्टर के रिकॉर्ड को देख करके आगे की क्लासेस में प्रमोट कर दिया जाएगा। यूट्यूब क्लास फर्स्ट पेपर थी लेकिन मेरा दिल नहीं किया, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं यूट्यूब पे फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे केवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हाँ मैं बताऊँ तो ज़्यादा तो है नहीं, 20-25-30 लोग आते हैं। मेरा रेपुटेशन खराब हो रहा है, कुछ लोग आते हैं बस। हिस्ट्री आपका यूट्यूब पे सैटरडे है, सैटरडे है, फिर 2 दिन और आगे मैं आपको बताऊंगा। हाँ कुछ हाँ मुझे पता है नहीं आज नहीं। गुड इवनिंग सुनीता। चंदेल वंश सामंत थे गुर्जर प्रतिहार, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सदा ही सामंत बने रहे। चंदेल वंश का प्रादुर्भाव तो स्वतंत्र रूप से हुआ था। चलो प्रतिभा गुड इवनिंग संजय। तो ये स्वतंत्र नंदुक ने शुरू किया, चंदेलों के स्वतंत्र वंश की स्थापना की। बाद में ये आगे चलकर के सामंत बन जाते हैं, फिर ये स्वतंत्र हो जाते हैं। चलो कौन वंश ठीक है ना। और ये सिर्फ चंदेलों के साथ नहीं हुआ है, ये परमाणु के साथ भी रहा है, प्रतिहारों के साथ भी रहा है, सोलंकी के साथ भी रहा है। और आज हम जिनके बारे में के साथ भी रहा है, लेकिन जब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जैसे चलती हुई ट्रेन से कोई चलती हुई बस से कोई उतर जाए और फिर चलती हुई बस में कोई बैठ जाए, बैठ जाए, ऐसे ही ये स्वतंत्र प्रथम शामिल होते रहे। शासकों के पीछे प्रथम इतिहासकार लगाए, उन्होंने नहीं लगाया, प्रथम द्वितीय इतिहासकारों ने समझने के लिए लगाया है, इनके बारे में बात करेंगे। अच्छा मैं रिफ्रेश करता हूँ, डोंट वरी। टीसीएस नहीं है जी, चालुक्य और चेरी है, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा था कि चालुक्यों का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। कलचुरी की एक साथ नहीं, अलग अलग समय में 4 भागों में शासन करती थी। मुख्य भाग है जबलपुर के पास त्रिपुरी, एक है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, एक वंश थोड़ा सा फैला हुआ था वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में शासन कर रहा था, और एक वंश कर्नाटक के एक भाग में शासन कर रहा था। तो ये कलचुरियों की हम 4 शाखाएं पाते हैं। इन चारों शाखाओं के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन जो इनकी मुख्य शाखा है वो त्रिपुरी की शाखा है, इनके बारे में जानते हैं। ये क्लास मेरी तो फ्लॉप्स हो जा रही है क्योंकि बहुत ही कम स्ट्रेंथ है इसमें, तो इसके बारे में बात करना बेकार है। ये है मैप और ये है
चलो आज का विषय लेते हैं, छोड़ो। तो ये जो आप ये येलो ब्लू शेडेड पोर्शन देख रहे हैं, चंदेलों के ठीक नीचे, चंदेलों के दक्षिण भाग में यहाँ पे कलचुरियों का शासन है। मुख्य ब्रांच कलचुरियों की ये है, इन्हें कहा गया है त्रिपुरी के कलचुरी, ये जो त्रिपुरी नीचे लिखा हुआ है। और ये जो ऊपर कलचुरी के वंश है, ये मालवा के कलचुरी, मालवा भी इसी रीजन में है, इसी इलाके में, इस छोटे से में देखिए, ये मालवा है, ये त्रिपुरी है, ये गोरखपुर है और ये कर्नाटक। तो ये 4 भागों में ये, हाँ 550 ईस्वी से लेकर 1740 तक इन्होंने शासन किया। 1740 तक ये बने रहे चिंता। नहीं नहीं, 1740 तक ये गड़बड़ लग रहा है। एक मिनट, टाइपिंग मिस्टेक लग रही है, मैं आपको बताता हूँ। ये 740 है, सॉरी ये 17 नहीं, 7 550 to 7 1 फालतू आ गया। हेलो सफियो, ठीक है। तो एक मालवा पे शासन किया सहस्त्र बाबू अर्जुन, ईश्वर सेन, कृष्णराज, शंकरगण, बुद्धराज और विनयादित्य, ये शासक हुए हैं। दूसरा त्रिपुरी के कलचुरी, जिनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, कोकल प्रथम, शंकरगण, युवराज, लक्ष्मणराज, कोकल द्वितीय, गांगेयदेव, लक्ष्मीकर्ण, यशकर्ण और विजयसिंह। और तीसरा गोरखपुर की कलचुरी, ये तीसरी शाखा है, राजपुत्र, शिवराज प्रथम, शंकरगण, मलयकेतु, जयादित्य, धर्मादित्य और जयादित्य जो कि है, ठीक है। तो इसमें साउथ इंडिया के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनका भी खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा है, हालांकि थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोड्यूस होंगे, लेकिन डिटेल में हम सिर्फ त्रिपुरी के कलचुरी के बारे में क्लियर है। कलचुरी वंश का प्रमाण हमें मिलता है पुराणों से। पुराणों में इन्हें कहा गया है है वंश। अभी है का क्या मतलब होता है? है त्रिपुरी में अम्बे माँ का मंदिर है, हाँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन है। और इसमें जिन जिन लोगों से जिन जिन का वास्ता पड़ा है, ये वो उत्तर बंगाल, ये वो मतलब जिन शासकों की जो विशेषताएं हैं उनके आगे मैंने लिख दिया है, इन्हीं को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। और ये मैप आपको रास्ते में बार बार मिलेगा, हर बार मिलेगा। चंदेलों के पड़ोसी हैं, यादवों के पड़ोसी हैं, परमाणु के शत्रु हैं, सोलंकी भी उस समय काल थे, इधर से गंगे गंगवंश भी है और ये निरंतर संघर्षरत हैं वंशों से। इनके संघर्ष की जिंदा दास्तान मिलेगी आगे के स्लाइड्स में, ठीक है। तो चेदी वंश इनको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि चेदी गणराज्य था ये। थैंक यू, जो सारा कॉन्सेप्ट अटैच हो जाता है। आर्यों का एक प्राचीन वंश था चेदी। अंबिका डेट क्यों मत बोलो, 1170 कर लो, डेट वेट नहीं पूछता है कभी, डेट कभी किसी क्वेश्चन में नहीं आया आज तक। डोंट वरी अबाउट दैट, अगर इंटरनेट पे वैसा ही लिखा है तो डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट। कभी किसी यूजीसी के क्वेश्चन में आपने डेट का क्वेश्चन देखा है? इन शासकों को डेट से सुमेलित कीजिए, कभी नहीं आता। डेट पर ध्यान भी नहीं देता। क्रोनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, कौन पहले आया कौन बाद में आया, बस। तो डेट का जो तात्पर्य है वो क्रोनोलॉजी से, डेट से स्पष्ट हो जाता है। ऋग्वेद में एक नरेश का उल्लेख किया गया है, कशु। मॉडर्न में तो हाँ डेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन एंशिएंट में तो हिस्टोरियन कोई डेट नहीं पता है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। चेदी प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और मध्य और पश्चिमी भारत में इनका विस्तार था। बुंदेलखंड और मेरठ ये इनके अंतर्गत है। और इनकी राजधानी थी शक्तिमती या शोक्तिमती, ये तो आपने पढ़ा ही होगा लॉ युग में। तो कलचुरी नाम से भारत में 2 राजवंश हैं, एक मध्य और एक पश्चिमी भारत। मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश, पश्चिमी भारत यानी राजस्थान। इनको चेदी वंश, क्योंकि इनका कनेक्शन ज्यादा है सीधे लॉ युग में चेदी तक, तो इन्हें चेद भी कहते हैं, है भी कहते हैं और उत्तरी कलचुरी भी कहते हैं, क्योंकि इनकी एक शाखा दक्षिण में भी थी जो कितनी सिग्निफिकेंट नहीं थी, लेकिन थी। दक्षिणी कलचुरी ने वर्तमान कर्नाटक के क्षेत्रों पर राज्य किया, लेकिन जो उत्तरी कलचुरी थे वो चंदेलों के राज्य के दक्षिण में स्थित थे, जैसा कि यहाँ मैप में हमने देखा। इसी के ऊपर चंदेल है यहाँ पे और इनके नीचे कलचुरी, और दक्षिण वाली ये है जो रेड शेडेड पोर्शन दिख रहा होगा आपको। कलचुरी अपने आप को कार्तवीर्य अर्जुन, जिनका नाम है सहस्त्रबाहु अर्जुन, का वंशज बताते हैं। ये सहस्त्रबाहु अर्जुन का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, ये वही है जिनको परशुराम, इन्होंने परशुराम के पिता की हत्या की और परशुराम ने 21 बार इस पूरी धरती से क्षत्रियों का संहार कर दिया था। और कहा जाता है कि ये जो सहस्त्रबाहु था इसके 1000 हाथ थे, पता नहीं कहाँ हाथ हो गए, 1000 हाथ थे, तो परशुराम ने अपने फरसे से इनके 1000 हाथ को काट दिया। पुराणों में ये कहानी मिलती है। कलचुरी अपने आप को इनसे जोड़ते हैं, इनके कारण क्षत्रियों का विनाश। तो इनकी जो राजधानी है त्रिपुरी में, जबलपुर के पास त्रिपुरी है, मेरे गुरु भी इसी जबलपुर के। तो इसको हम संक्षेप में इनके इलाके को कहते हैं डाहल मंडल। डाहल मंडल बुंदेलखंड के दक्षिण में प्रदेश पूरा आता है, चेदी देश के नाम से भी प्रसिद्ध है और इन्हें चेदी वंश भी कहा जाता है। लेकिन कलचुरी का जो शाब्दिक अर्थ है वो कल्ली और चूरी से मिलकर बना है। कल्ली का मतलब होता है जिसकी मूछें लंबी हो, चूरी का मतलब होता है जिसके नाखून चाकू की तरह तेज हो। कलचुरियों ने नहीं जोड़ा है, पुराणों में लिखा है।
कलचुलियों ने तो अपने आप को छुपाया ही है कि मैं नहीं, लेकिन पुराणों में पहले से ही उल्लेख चला है। तो कलचुली बेचारी क्या करे, पोल खुल गई। पुराण में इन्होंने लिखा, अभिलेखों में प्रमाण नहीं करता, ब्राह्मण ग्रंथों में प्रमाण है। तो कल्ली का अर्थ होता है जिसकी मूछें लंबी हो, चूड़ी का अर्थ होता है जिसके नाखून तेज हो। हाँ, अपने पिताजी के कहने में, जमदग्नि उनके पिता थे, तो उनके पिताजी ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि अपनी माँ को मार डालो, लेकिन अपनी माँ को मार डालो। पता नहीं क्या क्या स्टोरीज है, जो भी इस तरह की स्टोरीज है उसमें तो कुछ ना कुछ ट्रिक होता है, आप उनको विलन घोषित नहीं कर सकते। अब इसको पितृपत्ति से जोड़ दिया गया है, कितने ओबीडिएंट थे। हाँ तो आए तो उन्होंने जिंदा कर दिया, कहे कि भाई हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, परीक्षा में तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो परशुराम ने है यादवों की राजधानी महिष्मती को 21 बार नष्ट करने पर अर्जुन के वंशजों ने आसपास के वनों में शरण ले ली। जंगल में रहने लगे तो उनकी मूछें बढ़ गई, दाढ़ी बढ़ गई, नाखून बढ़ गए। अब यहाँ लॉकडाउन में यही हमारे साथ भी हो रहा है, दाढ़ी तो हम चलो बना ले रहे हैं, मूछें बना ले रहे हैं, लेकिन हमारे बाल बढ़ जाते हैं। सैलून पे जाना पड़ रहा है, इनकी भी वही हालत हुई, नाखून बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई, मूछें बढ़ गई, बाल बढ़ गए। इसलिए इनके वंशजों को कहा गया कलचुली। इनका कल भी बढ़ गया और चूड़ी भी बढ़ गई। कल मतलब क्या होता है? कुछ जी, ये तो व्याख्याएं हैं, अकर्मण्य कर्मण्य कौन जानता है, हो सकता है उन्हीं को मारा हो। परशुराम को विष्णु का अवतार भी माना गया है, भगवान भी माना जाता है। तो विष्णु के जो अवतार है और भगवान है, गंदा काम तो करेंगे नहीं, सही काम करेंगे, और इनकी पूजा भी होती है। 6वीं शताब्दी तक आते आते इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और वर्तमान गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र और मालवा पर कब्जा कर लिया। इनकी एक दूसरी शाखा ने गोरखपुर के नजदीक अपना राज्य बनाया, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तीसरी शाखा ने बुंदेलखंड में छेदी राज्य बनाया, इसी की राजधानी थी त्रिपुरी, जो जबलपुर के पास। शिव की आराधना करते थे, स्त्री देवों की पूजा करते थे, ये सब हम आगे बढ़े। लेकिन ऐसी धारणा है कि समाज में विभिन्न वर्गों की उपजातियों का निर्माण इन्हीं के काल में हुआ। एक होता है वर्ण, एक होता है जाति, एक होता है उपजाति। वर्ण होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जाति होता है उनके व्यवसाय के नाम से लोहार, सोनार, ये वो, स्वर्ण का। और उपजाति क्या होती है? लखेड़ा, जखेड़ा, बखेड़ा, सखेड़ा, टोपी वाला, ये जो अजीब अजीब से नाम आप सुनते रहते हैं ना, ये उपजातियां हैं। इनके नाम से नहीं पता चलता कि इनका व्यवसाय क्या है। ये जो उपजातियों का प्रश्न है, पंजाब में बड़ी उपजातियां होती हैं, समझ में नहीं आता, कपूर, मेहरा, नहीं बर्बर जातियों में नहीं आता। इन्होंने बहुत समृद्ध इतिहास की रचना की थी। पठेजा, चुनेजा, फतेजा, पटेजा, कटेजा, पता नहीं कौन कौन सी जाति है, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि ये है क्या। उपजाति का मतलब होता है जिनके नाम से आपको उनके व्यवसाय या उनकी जाति के बारे में पता ना चले। लखेड़ा, हमारे यहाँ तो यूपी बिहार में इसको स्लैंग बोलते हैं, लखेड़ा, और यहाँ एक जाति है लखेड़ा। हमारे यहाँ किसी को लखेड़ा कर दो तो मार देगा वो, लखेड़ा। हमारे यहाँ किसी को मेहरा कह दो, मेहरा का मतलब है जिसके अंदर स्त्रियों के चित्र हो, यह एक जाति है। और ऐसी बहुत सारी चीजें, उतने जा अजीब अजीब सी जाति है। कल्चरली वंश के शासकों को क्रम में लगाइए, आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा हर एक प्रश्न में, और हर एक प्रश्न सॉल्व करना है। नेटवर्क ही नहीं है, तब क्या बात है, वाईफाई लगवा दो तो बड़ी रेगुलर कंसिस्टेंट। चलो एक बार मैं और कर देता हूँ, इसमें हो सकता है अब आया नहीं आया, साढ़े का चला गया क्या? इसका पोल है ये, चार्ज करके रखा करो। आपको पता है कि 6 बजे मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम है, वो हमेशा रहेगा। चार्जर लगा दीजिए। तो या इसमें सबसे पहले आए राज, फिर आएगा, फिर आएगा लक्ष्मीकांत, फिर आएगा और आपका सही होगा सी, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। कल्चरियों की विशेषताएं हैं कि लगभग 1200 वर्षों तक अवधि तक इन्होंने शासन किया। ये 1740 ठीक कर रहा है, मुझे साउथ इंडिया में किया होगा। ये चारों वंशों का मिला करके है, और इन 1200 वर्षों की अवधि में इन्होंने भारत के उत्तर तथा दक्षिण किसी न किसी प्रदेश में अपना राज्य चलाया ही। ऐसा कोई राजवंश नहीं हुआ है जो इतनी लंबी अवधि तक अपना राज्य चलाया। और भारत में, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में अलग अलग समय पर राज्य किया है। तो अभी तक सारे वंशों में सर्वाधिक समय तक, मोस्ट ऑफ द टाइम करने वाला शासक जो भी अभी तक हमने पढ़ा, वंश है कल्चुरी वंश। ठीक है, दक्षिण भारत में थोड़ा सा गेम्स ले लेते हैं। पहले तो इन्होंने कल्याणी के चालुक्यों को उखाड़ देखा और उन्हीं के ऊपर पड़ चुके विशाल साम्राज्य की स्थापना की, मंगल वेदा को अपनी राजधानी बनाई। और ये कल्चुरी शासक हुए दक्षिण भारत में उचिता, असागा, कन्नम, किरियासगा, बिजाला, कन्नमा, जोगमा, बिजल, सेकंड, शोभिदेव, मल्लुगी, संकरमा, अश्वमल और सिंघम। इन
इनके बारे में वैसे मैं बता रहा हूँ, इनको एक्सप्लेन करना है। पेपर इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बता दिया। अरे नी का वो पहनते हैं गरम पट्टी कुर्सी पड़ा है आगे बाहर है छवि फेंक देना। तो ये साउथ इंडिया का विश्व से कहीं नहीं, ये इलाका है जहाँ पे उन्होंने शासन किया। नहीं याद नहीं करता, बस मैंने इंट्रोड्यूस किया उनको। उत्तर भारत में कल्चरली राजवंश इनको पढ़ना है। त्रिकुटा अभीर राजवंश से ये संबंधित माना जाता है। कुछ इतिहासकारों ने इसका संबंध जोड़ा है अभीर राजवंश से। अभीर राजवंश की स्थापना की थी ईश्वर से। कुछ इतिहासकार कल्चुरी राजवंश को अभीर राजवंश की शाखा मानते हैं, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इसको शाखा नहीं मानते। कल्चुरियों को कई नाम से जाना गया इतिहास में। कटछुरी, कलतसुरी, कलचुटी, कालछुरी, कलचुरी और कलचुरी। क्या लिख रहा है? लुक लाइक एजुकेटेड इज वेरी ग्रेट। आप लोगों में से अन्य किसी को ऐसी समस्या फेस हुई है ये जो दिखा रहा है? और अगर वही है तो आपने समाधान कैसे किया? नहीं, कभी कभी इसका सॉल्यूशन कैसे मिलता है? कैसे? ये कई दिन से परेशान हूँ। नेट प्रॉब्लम है आपकी? नेट आपका स्लो आ रहा है? मेरा भी आ रहा है भाई, मेरा खुद को नहीं दिखा रहा है। घर में ही गद्दारी हो रही है मेरे साथ। चलो मैं आप राहुल अपना डिटेल मुझे दो, तो फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। इन्होंने कैलेंडर भी चलाया जो स्टार्ट होता है 248 248 249 ईस्वी से कल्चुरी संवत की शुरुआत। तो ये मालवा के आसपास ही रहते थे। इनके पड़ोसी थे बादामी के चालुक्य, गुर्जर प्रतिहार, इसके पहले मैत्रक। तो इनसे इनका संघर्ष निरंतर होता रहता था। 9वीं शताब्दी तक जाते जाते इन्होंने छोटा सा राज्य बना लिया अपना पर्सनल। अभिलेखों में कृष्णराज और उनके बेटे शंकरगण और शंकर के बेटे पुत्रराज का नाम आता है। कृष्णराज की मुद्राओं पर लिखा हुआ है परमाहेश्वर। शंकरगण के बारे में कहा जाता है कि ये शक्तिशाली नरेश थे और साम्राज्य का विस्तार इन्होंने किया। बड़ौदा जिले में एक लेख प्राप्त हुआ है एक, इसमें नीर उल्लख नाम का कोई शासक है, वो अपने को शंकरगढ़ का सामंत बताता है। रिकॉर्डिंग आपकी चलती है राहुल? ऐसा तो नहीं कि आपका अपडेटेड नहीं? शंकरगढ़ के बाद इनका उत्तराधिकारी होता है राज। फिर इन्होंने मालवा पर अपना पूरा अधिकार कर लिया। कोई बात नहीं, इसमें परमाहेश्वर कृष्णराज को कहा गया। संवत अभी आगे आएगा, अभी इसको आगे डिटेल में करना है, अभी तुम्हें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। हाँ, लैपटॉप में समझ आता है, लेकिन लैपटॉप में ऐप भी होते हैं। महाकूट स्तंभ लेख से पता चलता है कि चालुक्य नरेश मंगलेश को इसी उत्तराज ने पराजित किया था। और विनयादित्य के बाद चालुक्य शासन का पतन हो गया। फिर त्रिपुरी के बाद, त्रिपुरी के आसपास इन्होंने चंदेल साम्राज्य के दक्षिण में एक साम्राज्य स्थापित किया और त्रिपुरी की एक अलग शाखा चली है। वो शाखा मालवा की थी, शाखा त्रिपुरी की है। और इनका संस्थापक है कोकल स्वथम। कोकल स्वथम को हम मानेंगे संस्थापक त्रिपुरी की शाखा। तो ये कोकल ने मिहिर भोज को, गुर्जर प्रतिहार का जो शासक था, इनको दक्षिण की ओर नहीं बढ़ने दिया। अरबों को भी पराजित किया इन्होंने। सर जो आपने गुर्जर प्रतिहार के वीडियो दिया है, क्या वो नीचे उसमें 34 स्लाइड है और आप क्लास में कह रहे थे कि उसकी 70 स्लाइड है। इसका उत्तर आपके सीनियर्स ने किस क्लास में है किसी के पास उत्तर? बंगाल पर भी इन्होंने आक्रमण किया, लेकिन माफ नहीं करते। अगर फोल्ड हम इस्तेमाल कर देते हैं ना, उससे हो जाता है। वही दिया था मैंने पेजेस कम था, मैंने अभी कटून पलटा है। तो ये से लड़ाई नहीं करते थे, पत्थर भी पैदा करते थे। और इन्होंने 18 पत्थर पैदा किए, लेकिन 18 में से केवल शंकर का नाम मिलता है, इनके नाम शंकर का था। एक शंकर का उल्लेख मिलता है जब तो इनमें से शंकर ने कुछ गिरफ्तार किए, उसे नहीं और लिखा हाँ बताओ आई तुम अपने साथ शंकर ने राष्ट्रकूट से दोस्ती कर ली और चालुक्य नरेश विजयादित्य तृतीय पर अटैक कर दिया। ये हम चालुक्यों के लेशन में पढ़ चुके हैं। विजयादित्य ने दोनों को हरा दिया, शंकर को और कृष्ण तृतीय को।
लेकिन शंकर के बारे में खास बात यह है कि इनके दरबार में भी प्रसिद्ध कवि राजशेखर संबंधित थे इनके दरबार से। राजशेखर और किस राजा से संबंधित थे? महेंद्रपाल। तो ये महेंद्रपाल के भी दरबारी थे और इनके भी दरबारी थे, मणिपाल के भी थे। कई जगह जा जाके दावत किया करते थे। पता तुम गई नहीं, ठीक हो गया? तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि किन शासकों से राजशेखर का संबंध रहा है, उसमें आपको शंकरगढ़ भी लगा है। शंकरगढ़ किस वंश के? कहाँ के कलचुरी? त्रिपुरी के कलचुरी। त्रिपुरी भारत के किस पोर्शन में है? उत्तर प्रदेश, जबलपुर के पास। शंकरगढ़ के बाद इनका छोटा भाई युवराज गद्दी पे बैठता है और ये थोड़ा सा शंकरगढ़ से अयोग्य शासक था। इन्होंने शैव धर्म को बड़ा ही प्रश्रय दिया। फिर आते हैं लक्ष्मण राज। त्रिपुरी को इन्होंने फिर से पूरी मंदिर है, इस मंदिर को इन्होंने फिर से बनवाया और लक्ष्मण राज से ही डिक्लाइन होना शुरू होता है त्रिपुरी कलचुरी राजवंश। चालुक्य नरेश था पहले द्वितीय और परमार नरेश है मुंज परमार। इन्होंने इसके शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया और मुंज ने त्रिपुरी को जीत लिया। अभी परमार हमारा रहता है पटना। मंत्रियों ने युवराज सेकंड को गद्दी पर बैठने नहीं दिया और इनके बेटे कोक्कल सेकंड को गद्दी पर बिठा दिया क्योंकि युवराज सेकंड ये अयोग्य शासक थे। लेकिन डिक्लाइन को रोका नहीं जा सका। कोक्कल सेकंड के ही समय में गोरखपुर जिले के आसपास कलचुरियों ने एक छोटा सा राज्य बनाया और इसका पहला संस्थापक था गोरखपुर वाले कलचुरी राज्य का राजपुत्र। इसके बाद शिवराज प्रथम और फिर शंकरगढ़ यहाँ भी आ गए। कल मेरे भी रात में सामने निकला था। ये भी हो सकता है। तो मैंने तो उसकी हत्या नहीं की, लेकिन मेरी बीवी ने चप्पल से उसको मारा। मेरे को कहती थी कि तुम कैसे मर दो? मैं कहा सांप मार दूंगा, ये मर्दानगी है। उससे किसी की हत्या नहीं हो सकती। मैंने जिंदगी में कोई मच्छर मारे, मैंने नहीं मारा, उसने मार दिया, उसके मुंह पे मार। अरे चप्पल लेनी, चप्पल मामूली चप्पल थोड़ी ना होता है। हाँ छोटा ही था, जो विषैले सांप होते हैं छोटे ही होते हैं। कल मुझे डांट रही थी कि मारो मारो, मैं नहीं मारूंगा। मुझे लगा था मारना सांप। अरे मैं किसी को मार नहीं सकता, चाहे सांप हो चाहे बिच्छू हो। मैं किसी को नहीं मारा ही, हालांकि मारकाट ही पड़ रहा हूँ, मार नहीं लेती। कहती कैसे मर दो? मैं कहा यही मरदांगी, मार किसी को। उन्होंने सोचा कि मैं देख के प्रहार कर दूंगा, कि मैं तो भाग खड़ा हुआ। कर्म बंद नहीं कराना। हाँ रवि गुरु जी सही बात पूछी है। आध्यात्मिकता आड़े आ जाती है, उसके अंदर प्राण है, उसके अंदर जीव है, उसके अंदर दर्द होता है। मैं ज्यादा से ज्यादा ये कहूंगा कि उसको उठा करके फेंकूंगा, लेकिन वहां आध्यात्मिकता कौन समझाए? नहीं, ये मैं फिलोसफिकल बात नहीं है कि मैं नहीं मार सकता, मैं मार ही नहीं सकता हूँ, किसी की हत्या मैं नहीं करता। चाहे मेरी हत्या करते, मैंने बहुत बार ट्राई किया। अब उनकी आध्यात्मिकता वो जाने, उनको क्या बच्चों की फिक्र है ना, वो कहीं घुस जाए, बच्चों को काट ले। माँ अपने बच्चों के बारे में सोचती है, अध्यात्म के बारे में नहीं सोचती। तो गोरखपुर में मलय केतु वंश ने इनको रिप्लेस किया और मलय केतु वंश के 3 राजाओं ने इनके बाद शासन किया शंकरगढ़ के बाद। नहीं, मैं एक्चुअली पछता रहा था कि मैं मार नहीं सकता, तो मैं सोचा कि मैं किसी को मार नहीं दूध ला रही हूँ। मैं नॉन वेजिटेरियन देख लूं पका हुआ तो मुझे वोमिट हो जाता है। बहुत देखी है संजय, और मैंने बहुतों को मारा भी है, लेकिन वो पुरानी बात है। चलो छोड़ो। जयादित्य, धर्मादित्य और जयादित्य 2 दिन पहले कनकंगा भी निकला था, उसको भी उसने उसी चप्पल से मारा था। उसको भी कहती मारो मारो, नहीं मारूंगा, एक चप्पल लग छोड़ी, उसी सबको मार दी। जो कई पैरों ओजर कहते हैं हमारे यूपी में, तो ओजर मैं भी सोचा कि मैं मारूंगा, कैसे मारूंगा, मार सकता है। फिर कल खजूरा हंसते हुए चला गया, उसको लगा कि ये बेचारा क्या करेगा, कर नहीं पाएगा। तब तक बाइक में निकला था हथियार और हमारा छाक। फिर मैंने कहा हंसू,
प्रदेश से, ये तो पुरातत्व विद है। तो ये जयादित्य द्वितीय, मिहिर भोज ने जयादित्य को हरा दिया और मलय के वंश को गोरखपुर से उखाड़ फेंका और उसकी जगह पे गुड़ापोती को वहां पे शासन बना। इसी गुड़ापोती देव ने महिपाल की सहायता की। इसके पुत्र हामान देव ने महिपाल की सहायता की गुर्जर प्रतिहारों के खिलाफ। ये हमने प्रतिहार वंश में पढ़ा था, गुर्जर प्रतिहारों के विरुद्ध। इसके बाद बहुत सारे आए वहां पे, शंकर गणपति, मुद्दतम गुणसागर गणपति, शिवराज गणपति, शंकर गणपति, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं, नॉन सिग्निफिकेंट। अंतिम महाराजा था इसका स्वर्ण देव, उसके बाद इसने पूरा पता ही नहीं, विलुप्त हो गया। पालो द्वीप को हटा दिया। उड़ीसा के शोर नाम की जगह से 27 कलचुरी सिक्के मिले और 2500 कौड़ियां प्राप्त हुई। तो इनसे क्या पता चलता है? उड़ीसा के शोर तक कलचुरी साम्राज्य, कलचुरी शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? कलचुरी शासकों के प्रमाण लौह युग से मिलने लगते हैं। पुराणों में कलचुरियों को है वंश कहा गया है। इनका राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश के डालमंडल में था। कलचुरियों की 4 शाखाओं के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से बताना है कि सत्य क्या है। सुविधा सुखंदर और देश, इसमें ये चारों सही है। तीन ही क्यों है? 4 शाखाओं के प्रमाण मिलते हैं। शुरू में ही आपको बता दिया। ये मैप देखो, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये। हालांकि ये राजवंश इसी से निकल के यहाँ गया है। 1 2 3 और 4, ये मालवा है, ये त्रिपुरी है, ये गोरखपुर है, ये कर्नाटक है। ये सभी सही होगा। मुख्य कलचुरी वंश के शासक, अभी तक हमने इंट्रोड्यूस किया है उनको, अब हम लिखते डिटेल में पढ़ेंगे। मुक्कल फर्स्ट, ये संस्थापक है त्रिपुरी का। 842 ईस्वी में सिंहासन पे बैठा। वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी शक्ति को प्रकट किया और चंदेल राजकुमारी घट्टा से खुद की शादी की और अपनी बेटी का विवाह राजपूत नरेश कृष्ण द्वितीय से कर दिया। कृष्ण द्वितीय यानी कृष्ण द्वितीय इसका बन गया। हाँ, बहुत सारी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी बैक टू बैक। भोज प्रतिहार, उसके सामंत हर्षराज, कुहिल और चौहान शासक द्वितीय, इन तीनों को हरा दिया और इन तीनों से कहा कि दोबारा आक्रमण नहीं करोगे छोड़ दूंगा, आक्रमण करोगे मारो। इन तीनों ने वचन दिया कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, छोड़ दिया। फिर राजस्थान में तुर्कों को हराया, यानी उस जमाने के जो अरब के मुस्लिम थे उनको तुर्क कहा जाता था, और बंगाल पर भी आक्रमण कर दिया। लेकिन जब सबको हरा चुका तो सोचा कि मेरा दामाद भी ना हारे, खड़ा है, उसको हरा। तो कुक्कड़ पर अटैक कर दिया। कुक्कड़ कहाँ है पता है? सुजाता नहीं है आज। भाई कहाँ है भाई? कुक्कड़ पता है ना? तो यहाँ से इन्होंने कुक्कड़ प्रथम ने अपना कारनामा शुरू किया है और गुर्जर प्रतिहार है यहाँ पे को पराजित कर दिया, वंग को पराजित कर दिया, शिंद को पराजित कर दिया, चौहान को कर दिया, चंदेल को कर दिया। अब ऑब्वियसली बचा साउथ। साउथ में इनका दामाद ही था। तो कहा कि भाई दामाद हो तो पूरा नहीं, थोड़ा सा लेंगे ऊपर वाला। इस पे अटैक करके कुक्कड़ को छीन। तो इंद्र तृतीया का ये रह गया, घर में ही तो डाका डालोगे, तुम्हारी बेटी मेरे पास है, एक बार उसकी तो सोची होगी। लेकिन तुमको आकाशवाणी सुनाई कृष्ण कृष्ण द्वितीय। तो इन्होंने कहा वो लड़ने में इतना लीन हो गया था कि मुझे पता नहीं चला कि आपके दामाद। चलो कोई बात नहीं, अब तो जो लड़ाई होगी हम संधि कर लेते हैं। इन दोनों दामाद से संधि कर दी और बाद में इन्होंने छोड़ दिया ये इलाका। तो इन युद्धों से कलचुरी राज्य की सीमाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई। इनके 18 बेटे, जिनके खुद ही 18 बेटे हों तो दामाद का ख्याल कहाँ रहेगा? अपने बेटों का ख्याल नहीं रहेगा। 17 बेटों को उन्होंने अलग अलग मंडलों का प्रशासन किया। इन्हीं में से एक बेटे ने गोरखपुर में अरब साम्राज्य की स्थापना की। सामंत की जरूरत नहीं, क्रमे ही सब कुछ। इसीलिए तो कलचुरियों ने एक विशेष प्रशासन व्यवस्था डेवलप की। वो था कि एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा प्रशासन, पूरे परिवार का अधिकार होगा। तो ये है कुक्कल प्रथम के बारे में, जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। मिहिर भोज, अरब बंगाल, 18 ये सब चीजें डिस्कस की। और ये कलचुरी वंश की स्थापना के बारे में डिस्कस किया था। परशुराम ने मारा। ईश्वर सेन से भी जोड़ते हैं इनको। ईश्वर सेन किस वंश का संस्थापक है? फिर इनके बाद बहुत सारे नॉन सिग्निफिकेंट राजा है। कृष्णराज, शंकरगण, उत्तराज को मंगलेश चालुक्य ने हरा दिया और फिर गणियादित्य है, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट था। तो इनको कहते हैं मालवा की कलचुरी।
लेकिन अभी इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो महागढ़ कहते हैं। लेकिन ये गोरखपुर के इनके बारे में जिक्र किया। राजपुत्र गोरखपुर वाले के संस्थापक थे शिवराज प्रथम शंकर अगले डेट वंश जयादित्य समाधि के जयादित्य और मेरे भोजन जयादित्य को हटाकर के मुरामुनी को रख दिया। फिर शोरदेववंती हुए शासक, ये पढ़ चुके। हाँ भाई, अब हम इसके बारे में व्यापक कर रहे हैं। इसमें हमने शुरुआत की कल प्रथम पहले सिंगल थम्स अप लगाओ कितने लोग क्लास में। सॉरी टाइटल के चक्कर में गड़बड़ हो गया। टाइटल बता रहा था, लगा नहीं लगे। सुखविंदर प्रीतम पहला दूसरा तीसरा सही, ये सही। शंकर बढ़िए ये मुगल के बेटे हैं। 17 बेटों में से एक ने दक्षिण कौशल में कचरी राजवंश की नई शाखा की स्थापना की, जिसकी राजधानी पहले तुमाड़ और बाद में तृतीय नरेश नंद राज द्वारा स्थापित रत्नपुर। इस शाखा में 9 शासक हुए जिन्होंने 12वीं शताब्दी के अंत तक शासन किया। एक शाखा की बात हो रही है दक्षिण भारत की शाखा। शंकरगढ़ ने कौशल यानी अयोध्या के सोमवंशी नरेश को पराजित कर दिया और चालुक्य विक्रमादित्य तृतीय से आक्रमण करने के पहले बता चुका हूँ। कृष्ण तृतीय की सहायता के लिए गया, परंतु विजयादित्य तृतीय ने कृष्ण तृतीय को भी हरा दिया और शंकरगढ़ को भी मार दिया। और अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह कृष्ण तृतीय के बेटे जगदुक्त से कर दिया। अब विडंबना देखो, उक्कल की बेटी है, उक्कल की बेटी की शादी हुई कृष्ण तृतीय से। अब उक्कल का बेटा है ये शंकर, तो शंकर और तो ये तो भाई बहन बेटा। अब इसकी बेटी है, इसकी बेटी की शादी इसकी जगदुक्त इसका बेटा है, यानी बुआ इनके साथ कर दिया, बुआ का बेटा। अच्छा मूवी में हो जाती है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। अब इनका बेटा पैदा हुआ इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट, के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इंद्र तृतीय का विवाह शंकर के छोटे भाई, इनके छोटे भाई का नाम था अर्जुन के बेटे की बेटी थी और शंकर के बाद इसका बड़ा बेटा बालहर्ष बैठा करती थी और उसके बाद इसका छोटा बेटा युवराज प्रथम के युववर्ष के बेटा। तो ये तो शंकर की दास्तान है। कृष्ण तृतीय, चालुक्य विजयादित्य सेकंड और राजशेखर। नहीं बेटा बेटी नहीं याद करना है, लेकिन ये रिलेशन तो आइडिया रहना ही चाहिए ना, किससे किसका संबंध था। ये संबंध नहीं पूछा जाएगा। हो गया जी। तो शंकर और कृष्ण तृतीय में क्या संबंध है? वापस भी सकते हैं। और शंकर और चालुक्य विजयादित्य से क्या ट्रांजेक्शन हुआ? कौन जीता? विजयादित्य जीता। शंकर और कृष्ण तृतीय ये दोनों साथ में शब्द करके अटैक करते हैं चालुक्य विजयादित्य सेकंड पर, और चालुक्य विजयादित्य सेकंड इन दोनों को हराता है। और अंतिम में है राजशेखर,
औलाद से संबंधित होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इनके बेटे आते हैं युवराज फर्स्ट। इन्होंने बंगाल पे आक्रमण किया, उड़ीसा पे आक्रमण किया, लेकिन चंदेल नरेश यशोवर्मन ने इन्हीं के ऊपर आक्रमण कर दिया। कृष्ण तृतीय का ये दौहित्र था। दौहित्र का मतलब क्या होता है? बेटी का बेटा। और इसकी बीवी कचूरी वंश की। पिता के टाइम पीरियड में कालिंजन पर इन्होंने आक्रमण किया। सिंहासन में बैठने के बाद महल तक के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया, लेकिन राजपूतों को अंतिम तक भगा दिया इसने। कुछ अभिलेखों में लिखा है, कुछ स्रोतों में लिखा है कि कश्मीर और हिमालय तक इसने विजय हासिल कर ली थी, लेकिन ये बात सही नहीं लगती है अभिषेक की। इसके बारे में बातें हो रही हैं। युवराज फर्स्ट, इसका बेटा है युवराज फर्स्ट। शंकरगढ़, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं ये त्रिपुरी की कचूरी है, और मालवा की कचूरी के बारे में हमने थोड़ी सी बात की, ज़्यादा बात नहीं, कि मैप में है ना, ये जो है ये मालवा की कचूरी, इनके बारे में हमें समुचित जानकारी है। ये जो नीचे डिस्कस कर रहे हैं ये त्रिपुरी की कचूरी, इनके बारे में हमें जानकारी है। और ये गोरखपुर की कचूरी, और साउथ की कचूरी। तो अभी हम बात करते हैं युवराज की। युवराज शैल का यशोवर्मन चंदेल ने इनको पराजित किया, और विक्रमादित्य शस्त्र से मोस्ट इंपॉर्टेंट त्रिपुरी ही है, आपसे क्वेश्चन त्रिपुरी से ही पूछा जाएगा। विक्रमादित्य फोर्ट निम्नलिखित में से क्या गलत है? कुकर प्रथम चंदेलों का संबंधी था। कुकर प्रथम ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। कुकर प्रथम ने गुरिया और चौहानों को पराजित किया। कुकर प्रथम ने अपने दामाद कृष्णपति को पराजित कर वध कर दिया। इनमें गलत क्या है? देखो मैं भी हूँ, किसने देखा मुझे? सुखविंदर प्रीतम सुरेखा, लेकिन मैं 60वें नंबर पे। तुम्हें भी टक्कर की दिखता है, लेकिन मेरा मुझे दिखाई देता है। तो इसमें गलत ये है कि कृष्ण को पराजित तो किया, लेकिन उसका वध नहीं किया, बाद में समझौता कर दिया। अब अगले आते हैं लक्ष्मण राज। युवराज का बेटा है ये, और गद्दी में बैठते ही बंगाल, ओडिशा और कौशल यानी अयोध्या का आक्रमण किया, सोमनाथ तक पहुंच गया। मूल राज प्रथम को भी हरा दिया इसने। मूल राज प्रथम कौन है? सोलंकी वंश का संस्थापक। लेकिन इसके बारे में लिखा जाता है कश्मीर को भी जीत लिया और भारत को पांड्य जीत लिया, लेकिन ये बात संदिग्ध है, ये बात भरोसेमंद नहीं है। लेकिन उसने अपनी बेटी मोन्था देवी का विवाह चालुक्य नरेश विक्रमादित्य से कर दिया। इन्हीं से इनका यशस्वी पुत्र पैदा हुआ था तैल द्वितीय। तैल द्वितीय ने किस वंश की स्थापना की थी? कल्याणी के चालुक्य। तो तब से कल्याणी के चालुक्य लक्ष्मण राज के दो पुत्र थे, शंकरगढ़ और युवराज द्वितीय। ये दोनों बेकार थे। युवराज द्वितीय के टाइम में तैल द्वितीय ने चेदी के देश पे आक्रमण कर दिया, और मुझे प्रभाव ने कुछ टाइम के लिए पृथ्वी पर ही अधिकार कर दिया। कमाल कर दिया। ये युवराज यशोवर्मन चंदेल और विक्रमादित्य चतुर्थ, ये मध्य संबंध है। हो गया जी। फिर आते हैं युवराज की कायरता राज के प्रमुख मंत्रियों ने उसके बेटे कुकर द्वितीय को गद्दी पर बैठा दिया, और इसने कुकलचूरियों की युक्त प्रतिष्ठा को कैसे प्राप्त किया? गुर्जरों को हरा दिया, कुंतल नरेश सत्याश्रय पे विजय प्राप्त कर, बंगाल पर भी आक्रमण किया। ये इनकी उपलब्धि। लक्ष्मण राज नहीं, कुकर द्वितीय, इनके टाइम में पतन शुरू हो गया था और सत्याश्रय को इन्होंने हराया था। बंगाल सभी का दुश्मन। फिर आते हैं गंगेदेव, ये मुगल के बेटे। 1019 से 1041 तक इनका शासन रहा है। भोज परमार और राजेंद्र चोर, इन दोनों के साथ मिलकर देश ने चालुक्य राज पर आक्रमण किया, लेकिन चालुक्यों ने तीनों को हरा दिया। कौशल को जीता, उत्कल को जीता और समुद्र तक पहुंच गया, उड़ीसा को भी जीता। और इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। इसने धारण की त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि, गंगेदेव। लेकिन भोज परमार और विजयपाल चंदेल नहीं को हरा दिया। बाद में पंजाब के सूबेदार अहमद नियाज़ुद्दीन ने बनारस पर अटैक किया और बनारस को लूटा।
इन्होंने कांगड़ा पर भी अधिकार कर लिया जो मुसलमानों के अधिकार में था। तो ये गंगे देव का रिश्ता था। गंगे देव ने लंकाधिपति की उपाधि था और भोज परमार और विजयपाल को पराजित था। अब कल्चरली शाश्वत था, उनकी विशेषताओं को आपको सुमेलित करना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, देखिए और उनकी विशेषताओं से सुमेलित कीजिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। और ये रहा आपका सुखविंदर प्रीतम और सुमित्रा। इसमें हमारा सही उत्तर है बी। अरे बाप, ये क्या है दिनेश, क्यों डराते हो? ये आपके घर निकला है? ये क्रैत है, क्रैत, कोबरा नहीं है, क्रैत। अपनी गलती निकालो। अरे जहाँ पड़ रहे हो निकल गया। एक तो दुनिया कोरोना से परेशान है, क्रैत भी आने लगे। युवराज प्रथम से यशोवर्मन पराजित हुआ है, यशोवर्मन से युवराज प्रथम पराजित हुआ है। लक्ष्मण राज तेलती का नाम है। क्रैत एक बार काट लेना तो दबा भी नहीं उसको। कुक्कल ने सत्याश्रय को हराया, तदुति ने वाग्यदेव ने त्रिलिंगादित्य की उपाधि धारण की। मैं भी चेक करूँ क्या पता। अब आते हैं अगला लक्ष्मीकर्ण। गांगेय देव के बेटे हैं और कल्चुरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। महान विजेताओं में इनकी गणना होती है। प्रयाग पर अपना अधिकार इन्होंने किया, पाल राज्य पर 2 बार आक्रमण किया और संधि की, और विक्रयपाल तृतीय के साथ अपनी बेटी यौवनश्री का विवाह कर दिया। उसने वंग को भी जीत लिया, बंगाल को, और वंग के शासक जातवर्मन के साथ और उसके साथ भी अपनी बेटी वीरश्री की शादी कर दी। नहीं, मैं तो करूँगा, मैं तो कवच पेज पे डाल दूंगा। उड़ीसा और कलिंग पर भी विजय प्राप्त की। कांची पर भी आक्रमण करने के उल्लेख मिलते हैं। पल्लव, कुंभ, मुगल, पांड्य इनको भी पराजित कर दिया इसने। और कुंतल का नरेश, सोमेश्वर प्रथम चालुक्य को भी पराजित कर दिया इन्होंने। 1151 के बाद उसने कीर्तिवर्मन चंदेल को पराजित किया, लेकिन बुंदेलखंड पर उसका अधिक समय तक अधिकार नहीं बना। मालवा के उत्तर पश्चिम में मूलमंडल पर भी अटैक किया, भोज परमार को भी हराया, लेकिन चालुक्यों के हस्तक्षेप के कारण परमार को छोड़ना पड़ा। बुढ़ापे में अपने बेटे को यशकर्ण को इसने गद्दी दे दी और यशकर्ण ने भी इसकी विजय गाथा को जारी रखा। चंपारण, आंध्र प्रदेश इन पर इसने यशकर्ण ने अटैक किया, लेकिन जय सिंह चालुक्य, लक्ष्मणदेव परमार और सलक्षण वर्मन चंदेल इनके आक्रमणों से चेरी राज्य की शक्ति खत्म होने लगी। चंद्रदेव गढ़वाल ने प्रयाग और बनारस को भी छीन लिया इनसे। नाना प्रकार के आक्रमण होते रहे और त्रैलोक्य वर्मन चंदेल ने फाइनली 1212 ईस्वी में 1212 ईस्वी में इनको इनसे सारा कुछ छीन लिया। तो त्रिपुरी के कल्चुरियों को इसने रिप्लेस किया। त्रिपुरी के कल्चुरियों को चंदेलों ने रिप्लेस किया। तो ये गंगेय देव का है तेलंगाधिपति भोज परमार और विजयपाल, और लक्ष्मीकर्ण का है विक्रयपाल द्वितीय, जातवर्मन पक्ष सोमेश्वर प्रथम, कीर्तिवर्मन चंदेल और भोज परमार। लक्ष्मीकर्ण को सबसे महानतम शासक माना जाता है। लक्ष्मीकर्ण के बाद 2 नॉन सिग्निफिकेंट शासक आते हैं, यशकर्ण और विजय सिंह। इनके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, हो सकता है ये सामंत वर्गों में चंदेलों के बेटा यशकर्ण और विजय सिंह। अब ये प्रश्न है, और अभी आपके बहुत सारे स्लाइड, इनका कल्चरल हिस्ट्री भी था इसमें, तो वो स्लाइड आपके रहते हैं, तो हमें लगता है करना पड़ेगा डिस्कस में। प्रतिहारों का भी है और इनका भी बच गया। उड़ीसा के कुछ भागों पर कल्चुरी के प्रभाव के प्रमाण मिलते हैं। 100 से 27 कल्चुरी सिक्के और 2500 कौड़ियाँ मिली। इनमें आपको बताना है सही क्या है। सुखविंदर प्रीतम और सुमित्रा। मैंने 1 सेकंड में टच कर दिया तुरंत, तो मैं 33 पोजीशन पे हूँ
और लिखा 3.7 सेकंड। ठीक है, इस पोल की विजेता है शुभंकर और दूसरे नंबर पे प्रीतम, तीसरे नंबर पे श्वेता। 7 प्रश्न पूछे गए, सातों के सातों को उत्तर दिए हैं शुभंकर और प्रीतम। अनिल है चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पर सुनीता, छठवें नंबर पर उर्वशी, सातवां प्रिया, 8th निशा, 9th प्रताप, 10th विनीता। शुभंकर की बल्ले बल्ले है। तो ये था आज का आपका कल्चरल का पॉलिटिकल हिस्ट्री। अभी इनका रहता है कल्चरल हिस्ट्री संस्कृति। अगला टीसीएस जब भी होगा, मुझे लगता है कल ही है शायद, तो इनमें हम डिस्कस कर लेंगे। और अगली मुलाकात हमारी होगी 9:30 बजे। यही